हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। एक बार सभी मेरे प्यारे छात्र बता दीजिए। आज यहाँ देखिए, आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज जो क्लास होने वाला है, आज होने वाला है हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बाबू पूछा गया प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाबू शुरू करें बिना किसी देरी के। आप लोग एक बार यस बोलिए, सभी बच्चे एक बार यस बोलिए, हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आज का जो क्लास होने वाला है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जितने भी सारे स्टूडेंट है ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का बायोलॉजी। क्या बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 12th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार क्या कीजिए, सभी जितने भी सारे स्टूडेंट हैं चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में अगर बच्चे लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट अगर लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए, ताकि क्लास को हम स्टार्ट कर सके। क्लास बहुत ही ज्यादा टफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारा पूछा गया प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। कितना, तो टोटल 30 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ देखिए लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या करना, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज कीजिए और बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो बाबू बिना किसी देरी के अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए आप देखिए पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग जवाब दीजिए कि अज्ञेय में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा। जो अज्ञेय होता है उसमें वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है, ये बताना है। तो बाबू आपको ये याद रखना है कि अज्ञेय में वर्धी प्रजनन जो होता है किसके द्वारा होता है, बिल्बुल द्वारा होता है। आपको याद रखना है। देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पे बुलबिल द्वारा हम बताए हैं ना अभी कि अज्ञेय में जो वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है बाबू, वो होता है बुलबिल द्वारा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बच्चे, ए वाला ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर बनेगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किनमें से किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है, बता दीजिए। इनमें से किसमें जल के माध्यम से निषेचन की क्रिया होगी, किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है, ये बता दीजिए। बाबू आपको याद रखना है जल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है, याद रखना है निम्नलिखित में से किसमें जल के माध्यम से निषेचन होगा। बाबू जल के माध्यम से निषेचन होता है शैवाल में, टेरिडोफाइटस में, ब्रायोफाइटस, यानी इनमें से सभी होगा। यानी जल के माध्यम से निषेचन शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, यानी हमारा क्या होगा, इनमें से सभी, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको इसको याद कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आइए कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, किसमें बाह्य निषेचन होता है। बाबू बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो वो बाह्य निषेचन इसमें से मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन की क्रियाएं होती है। तो देखिए निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन किसमें होगा, आप बताएंगे बाबू किसमें, तो मेढक में सर जी बाह्य निषेचन होता है। ए पे टिक लगाइए, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मनुष्य में आंतरिक होता है, हिरण में, घेंगा में, ये सब क्या होता है, आंतरिक होता है। बाह्य निषेचन बाबू मेढक में होता है, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको फ्रॉग पे राइट आंसर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, बता दीजिए किसके द्वारा। बहुत वहां देख लीजिए सबसे पहले कि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि युग्मक स्थानांतरण के लिए क्या जरूरी है, युग्मकों के स्थानांतरण के लिए क्या जरूरी है, किसके द्वारा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जल के द्वारा भी यहाँ देखिए युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, जल के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, वायु के द्वारा भी युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, हवा के द्वारा भी, यानी ये तीनों के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। यानी क्या, जल, हवा और वायु, यहाँ आप देख लीजिए सबके द्वारा यहाँ पे क्या हो सकता है,
युग्मका का स्थानांतरण हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको सही कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। अब बताना है अलैंगिक प्रजनन की विधि कौन सी नहीं है। ये भी क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है जो अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। इसमें से कौन सा हो जाएगा बाबू, अलैंगिक प्रजनन की विधि कौन सी होती है, मुकुलन द्वारा जनन होता है, प्रजनन होता है, पता है। यहाँ आप देखिए लेयरिंग के द्वारा भी होता है, दाब लगान के द्वारा भी होता है, लेकिन यहाँ देखिए जो बोना है ये क्या है, अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन की विधि कौन सा नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा बोना नहीं होगा। ये आपको बच्चे याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, आप लोग जवाब दीजिए। इसका जवाब देना है, हम वेट करेंगे सभी बच्चे को। इसमें बहुत सारा बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए इसको सही से ध्यान पूर्वक पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। फटाफट आंसर दीजिए, 100% करेक्ट आंसर दीजिए। बाबू ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है जस्ट अभी, तो ये आप लोग ध्यान रखना है, 2 से 3 बार ये आ चुका है। तो ये क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ देखिए मनुष्यों के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। बाबू किसमें पूछा है, युग्मक में पूछा है। तो अगर आप 46 बता रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्या युग्मक में पूछा है कि मनुष्य की युग्मकों में गुणसूत्र, तो बाबू 23 होता है, याद रखने। किसमें, युग्मक में सिर्फ रहता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तब बताते आप 46, तो 46 आपका राइट आंसर होता। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में युग्मकों में, तो युग्मकों में क्या होगा बाबू, हमारा ओनली 23 हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा 23 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण कौन से हैं। कौन कौन सा यहाँ पे देखिए प्राणी है जो द्विलिंगी है। सबसे पहले यहाँ पे फीता कृमि, जोंक, ये सब क्या होता है, ये सब द्विलिंगी, केचुआ, ये सब द्विलिंगी प्राणी होते हैं। यानी यहाँ देखिए फीता कृमि, जोंक तो हो गया हमारा द्विलिंगी। यहाँ देखिए स्पंज आपको क्या पढ़ाए थे, स्पंज जो होता है द्विलिंगी होता है। यानी दो जब द्विलिंगी होगा तो पेटवर्म भी क्या होगा, द्विलिंगी ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण कौन कौन से, तो इनमें से सभी है बाबू। कौन, स्पंज, जोंक, फीता कृमि, पेटवर्म, केचुआ, ये सब क्या होते हैं, द्विलिंगी प्राणी होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा पूछ रहा है कि कौन है, तो हमारा डी वाला यानी इनमें से सभी वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आइए कि इनमें से 8वां क्वेश्चन है बाबू कि इनमें से कौन केवल एक ही बार अपने जीवन काल में पुष्पित होता है। यानी इनमें से कौन है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है, पुष्प खिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसका आंसर भी बता रहे हैं कि किस में। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जो बांस होता है ना, बांस पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है, पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है बांस। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए कि आप देखिए पुनर्उद्भव की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है। आप बता दीजिए, गजब का क्वेश्चन है, 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जवाब दीजिए कि पुनः उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है। पुनः उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है, आपको बताना है कि ये संभव है स्पंज में। किसमें, पुनः उद्भवन की क्रिया बाबू किसमें संभव है, आपको याद रखना है स्पंजों में। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, स्पंज पे लगाइएगा, स्पंज ही आपका राइट आंसर होगा। पुनः उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है, तो ये स्पंजों में होती है। ये आपको याद रखना है। हमारा क्या बनेगा, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। आपको क्या कीजिएगा, आप लोग इस पे टिक करके आइएगा, एग्जाम में पूछेगा तो। अब यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से यहाँ देखिए नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है कौन। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतरीन है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष कौन बनाएगा, तो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है द्वितीय केंद्रक। नर से, कहां से, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक, नर हार्मोन्स, नर युग्मक, यानी नर युग्मक से यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू, संयोजन करके भ्रूणपोष बना रहा है। तो कौन बनाएगा बच्चे, तो द्वितीय केंद्रक बनाता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। डी वाला पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है मेरे प्यारे लाल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान। सबसे यहाँ देखिए ट्रांसजेनिक सुनहरे धान, ट्रांसजेनिक सबसे पहला ट्रांसजेनिक फसल पूछे।
बाबू अगर आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है, सबसे प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा बाबू वो कौन सा है, आपको याद रखना है क्या, खैनी जो होता है वो होता है। तो यहाँ देखिए अब पूछा गया अब आपसे कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी जो ट्रांसजेनिक सुनहरे धान होते हैं उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो बाबू आपको याद रखना है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में विटामिन ए पाया जाता है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में विटामिन ए पाई जाती है। हमारा होगा बाबू यहाँ पे क्या, बी वाला ऑप्शन राइट, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम यहाँ देखिए क्लिनिक जिन, यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वप्रथम क्लिनिक जिन चिकित्सा का उपयोग करके यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे किया गया था। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू है लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आज हम इसका आंसर देंगे, फटाफट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम यहाँ पे क्लिनिक जिन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया, यानी क्लिनिक जिन चिकित्सा, यानी आप देखिए जो क्लिनिक जिन है किसके लिए किया गया था, किसके लिए, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है किसके लिए, एडोनेसिस और यहाँ आप देखिए एडिमिनेज की कमी में किया गया था। यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत ही जबरदस्त चिकित्सा क्षेत्र में पूछा गया ना कि सर्वप्रथम क्लिनिकली यहाँ देखिए जिन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया, किसके लिए, तो किसकी कमी के लिए, तो यहाँ देखिए एडिनोसिन और यहाँ देखिए यहाँ देखिए डीएमिनेज की कमी के लिए किया गया। थोड़ा सा नाम उल्टा है यहाँ पे, याद रखना है, बट ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देखिए फसल में विदेशी जिन जोड़े को कहते हैं, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आपका कमेंट देखते हैं, जल्दी 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 आंसर दीजिए, फटाफट इस यहाँ पे आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि फसल में विदेशी जिन जोड़ने को कहते हैं, बाबू फसल में विदेशी जिन जोड़ने को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, ये हम एक बार पढ़ा चुके हैं, क्या अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। तो फसल में विदेशी जिन जोड़ने को कहते हैं, बाबू फसल में विदेशी जिन जोड़ने को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न बनाने में करते हैं। आप बता दीजिए जो ट्रांसजेनिक जीवाणु होते हैं उसका प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है, ट्रांसजेनिक जीवाणुओं का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है ये बताना है। तो ट्रांसजेनिक जीवाणुओं का प्रयोग बाबू क्या बनाने में, तो मानव इंसुलिन बनाने में किया जाता है। ट्रांसजेनिक जो जीवाणु होते हैं, कौन, ट्रांसजेनिक जीवाणुओं का प्रयोग मानव इंसुलिन को बनाने में किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बच्चे राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा 100%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक यहाँ देखिए ट्रांसजेनिक फसल, यहाँ देख लीजिए एक ट्रांसजेनिक फसल में निम्न के लिए जिन होते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन है कि एक ट्रांसजेनिक फसल में निम्न के लिए जिन होते हैं, किसके लिए जिन होते हैं, यहाँ आप देख लीजिए नए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, कि एंटीबायोटिक के प्रतिरोधों के लिए, कि एंटीबायोटिक्स के यहाँ पे एंजाइम के निर्माण के लिए, कि इनमें से सभी के लिए। यहाँ पे एकदम आसान जवाब है यहाँ पे कि एक ट्रांसजेनिक फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिन होता है, नए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए भी होता है, एंटीबायोटिक के प्रतिरोध के लिए भी होता है, एंटीबायोटिक्स के एंजाइम्स के लिए निर्माण के लिए भी होता है, यानी क्या होगा, इनमें से सभी वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गोल्डन राइस, यानी आप देखिए सुनहरा धान, गोल्डन राइस यानी सुनहरा धान में कौन सी विटामिन यहाँ आप देख लीजिए स्थानांतरित किया गया है, यानी गोल्डन राइस जो सुनहरा धान है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये पूछा गया। तो बाबू गोल्डन राइस में आपको क्या बतलाएंगे, गोल्डन राइस में ना विटामिन B12 ना डी ना विटामिन सी, गोल्डन राइस सुनहरा धान में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी बी वाला जो ऑप्शन हो रहा है ना हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, गोल्डन राइस यानी सुनहरा धान में किस विटामिन की स्थानांतरित किया गया, यानी कौन सी विटामिन उसमें है, तो बाबू विटामिन ए है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉली नामक भेड़, यहाँ आप देख लीजिए डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था। बाबू डॉली नामक भेड़ एक क्या था, क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका थी। यहाँ पे बताना है कि डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी, जीव त्वचा क्या था। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डॉली नामक भेड़ थी उसमें एक क्लोन था, उसके लिए दात्र कोशिका था बाबू, उसका जीव
कौन सा बाबू, उसका दात्र कोशिका था, उसका जीव। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बच्चे, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा कि डॉली नामक यहाँ पे देखिए भेड़ एक क्लोन था जिसमें यहाँ पे देखिए इसकी दात्र कोशिका थी, जीव। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए कि यहाँ पे देखिए एलिसा का प्रयोग, यानी जो एलिसा होता है इसका प्रयोग एक जांच है। एलिसा क्या है बाबू, एलिसा एक प्रकार का जांच है, बीमारी का जांच, यानी कौन सी बीमारी का जांच किया जाता है एलिसा से। यहाँ पे आपको बताना है कि एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों की पहचान के लिए, यानी कौन सी बीमारी की जांच के लिए एलिसा जांच जरूरी है। हम आपको क्या बतलाए थे, HIV हम एक दिन बतलाए थे, हेपेटाइटिस बतलाए थे, यहाँ पे देखिए क्या एड्स बतलाए थे। तो यानी क्या होगा, हमारा एलिसा जांच हो जाएगा हेपेटाइटिस के लिए भी, एड्स के लिए भी, थायराइड के लिए भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा, बहुत बेहतरीन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मेरुद्युबुद्धि, यहाँ आप देखिए अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। ये क्वेश्चन बैंक का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि मेरुद्युबुद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है, तो मेरुद्युबुद्धि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा मानसा, गुलाब, जिनिया नहीं को नागफनी। यहाँ पे क्या होगा हमारा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट बाबू। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट, सभी स्टूडेंट दीजिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि कीट परागित पुष्प तथा, यहाँ आप देख लीजिए, कीट परागित पुष्प तथा परागकण के में किस प्रकार का संबंध है। यानी यहाँ पे आपको ये बताना है कि कीट परागित पुष्प हो चाहे परागकर्ता हो, इसमें किस प्रकार का संबंध होता है। यहाँ पे आपको फिर से समझिए बाबू, वो क्या हो, चाहे कीट परागित पुष्प हो चाहे परागकर्ता हो, इसमें कौन सा संबंध होता है, याद रखने, सहोपकारिता संबंध होता है। देखिए कौन से, सहभागिता तो होगा नहीं, सहोपकारिता संबंध होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कीट परागित पुष्प हो तथा परागकर्ता में किस प्रकार का संबंध बाबू, सहोपकारिता संबंध। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए निम्न में से कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। आप बताइए कि कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग कौन करते हैं, स्वपोषी, मृतपोषी, अपघटक, विषमपोषी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है कि निम्नलिखित में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग कौन करते हैं, तो बाबू अकार्बनिक पूछा है तो स्वपोषी करेंगे, बाकी सब कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते। अगर कार्बनिक देता तो आप लोग ये लेते, अगर अकार्बनिक दिया है तो क्या हो जाएगा, स्वपोषी अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बाबू, ए वाला ऑप्शन राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक बार सभी बच्चे क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को बाबू, प्लीज लाइक कर दीजिए। हम पढ़ाते हैं कि आप लोग लाइक करें और आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको बनाना है कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है बाबू। ये किसका है, तो समष्टि का होता है। किसका, समष्टि का होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, देखिए आपका बी वाला ऑप्शन में समष्टि दिख रहा होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है बाबू। आप लोग याद रखिएगा समष्टि की है, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन पर, यहाँ पे देखिए ओजोन परत पे असर डालते हैं, बता दीजिए फटाफट। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये हम काट दे रहे हैं, ये भी काट दे रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन बचा है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाल, जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे लाल आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। बाबू हम क्या बतलाए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन परत के असर पर, मतलब परत पे क्या असर डाल सकती है, कौन, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, बता दीजिए। तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है बाबू, तिर्यक द्विखंडन किसमें, सिराटियम में। मारिए ऑप्शन यहाँ पे डी वाला। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि तिर्यक द्विखंडन किसमें, तो आपको कुछ नहीं बताना है, तिर्यक द्विखंडन किसमें, सिराटियम में पाया जाता है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्राणियों में यौना अवस्था के बाद कौन सी अवस्थाएं आती है, यानी प्राणी में यौना अवस्था के बाद कौन सी अवस्थाएं आएगी। तो बच्चे प्यारे लाल आपको याद रखना है कि प्राणियों में यौना अवस्था के बाद जो आती है बाबू प्रजनन की अवस्था आती है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा बी वाला आंसर राइट आंसर कि प्राणियों में यौना अवस्था के बाद जो अवस्थाएं आती है उसका नंबर है प्रजनन अवस्था। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर कि अगुणित कोशिकाओं के संलग्न से क्या बनता है, यानी कहने की अगुणित कोशिकाओं के संलग्न की प्रतिक्रिया से क्या बनता है। तो बाबू अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रतिक्रिया से क्या बनेगा, संयुग्मन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, बार बार आता है, ये आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। बाबू बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। लैंगिक जनन बाबू जिम्मेदार है द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु। याद रखना है क्या कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। तो लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु ये लैंगिक जनन जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आप लोग इसको राइट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एंटीमोफिली पुष्प में परागण का माध्यम, यहाँ पे बताइए एंटीमोफिली पुष्प जो होते हैं उसमें परागण का माध्यम क्या होता है। बाबू एंटीमोफिली में ना कीट द्वारा परागण होता है, ये आपको 110% याद रखना है। देखिए पूछा गया है कि एंटीमोफिली में परागण किस माध्यम से होता है। एंटीमोफिली में जो परागण का माध्यम है बाबू क्या कीट के माध्यम से होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है चींटी के माध्यम से नहीं होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। मक्का में जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या, एल्यूरीन भित्ति, बहुत बढ़िया, एल्यूरीन भित्ति कहते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, आपको इसको याद कर लेना है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन हमें अब पूछा जाएगा कि यहाँ देखिए मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म क्या होता है, यानी मक्का में प्रोटीन की खोज किसने की। तो यहाँ देखिए मक्का में जिंपिंग जिन की खोज किसने की। मक्का में पूछेगा जिंपिंग जिंग जो पाया जाता है उसकी खोज किसने की, तो बसरबा मैकक्लेंटोक ने की। ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनेंगे। अब बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बता दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बताइए कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनेंगे। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं बाबू, 4 नर युग्मक बनते हैं। हमारा होगा ए वाला ऑप्शन राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बाबू हम आपको क्या बतलाए हैं, 30 यहाँ पर देखिए बायो का MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और याद करने के बाद से इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक भी आपको जल्दी से जल्दी कर दीजिए। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और यहाँ पे अब हम मिलते हैं सुबह वाली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।